नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 इयर्स कोर्स, LLB 5 इयर्स कोर्स की आपके सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 इयर्स में सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस का, और शायद पहले दिन ही आपका पेपर पढ़ रहा है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं आपने इस वीडियो में। 4 यूनिट का आपका सिलेबस है। पहले यूनिट में आपको एविडेंस की डेफिनेशन, कैसे उसको सब्सटेंटिव लॉ से जोड़ा गया है, कैसे प्रोसीजरल लॉ से जोड़ा गया है, रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, सुसंगतता का मतलब, ग्राह्यता का मतलब क्या होता है, और जो कई सारी डेफिनेशन है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, और प्रूफ डिसप्रूव का मतलब क्या होता है, और रेस जेस्टे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे जहाँ से सवाल बनना है, कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी यूनिट आपकी एडमिशन से शुरू होती है, एडमिशन 17 से 23 तक, उसके बाद कन्फेशन धारा 24 से 30 तक, उसके बाद डायरेक्ट डिक्लेरेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जहाँ से सवाल बनता है। एक्सपर्ट ओपिनियन है 45 से 51 तक, और उसके बाद रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर एविडेंस है, कहाँ सिविल में दे सकते हैं, क्रिमिनल में दे सकते हैं, कब आप रिप्लाई में दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार के जो सवाल रहते हैं 52 से 55 में। तो ये 2 यूनिट है। तीसरी यूनिट में आपकी जो 56 से लेकर के 58 तक जुडिशियल नोटिस के बारे में, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 59 से 78, 59 से 78 तक। पहले यूनिट में आपको पढ़ना होता है कि एविडेंस के कितने प्रकार हैं, उसमें आपको ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कई जगहों पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी पढ़ना होता है। उसके बाद जो आपके लिए जरूरी जहाँ से सवाल बनता है, बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से 114A तक, एस्टॉपेल 115 से 117 तक, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, पति पत्नी के बीच का संवाद है, चाहे वकील मुवक्किल के बीच का संवाद है या डॉक्टर मरीज के बीच का संवाद है, इस प्रकार के जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हैं 122 से 129 तक वो आपके लिए जरूरी हैं। चौथी यूनिट आपकी एक एविडेंस बाय कॉम्प्लेक्स है, सेक्शन 133 विद 114B आपके लिए जरूरी भी है, सह अपराधी के द्वारा दिया गया साक्ष्य। एग्जामिनेशंस को लेकर के, एग्जामिनेशन किस प्रकार से होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब क्या होता है, री एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका जो एक वरीयता है, श्रेणी है, किस प्रकार से सबसे पहले कौन सा एग्जामिनेशन होगा वो सब पढ़ना होता है आपको। कैसे जो क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस हैं, उसका मतलब क्या होता है, कब आप पूछ सकते हैं, कब नहीं पूछ सकते हैं, किसी विटनेस की जो क्रेडिट है उसको इम्पीच कैसे करेंगे, धारा 167 में। उसके बाद इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ये पूरा का पूरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, एक ही बार में आपको पढ़ना होता है। और मुझे लगता है जब नया सिलेबस बनेगा, या हो सकता है जो अगले सेमेस्टर आपके जूनियर्स आएंगे, तब तक नया वाला जो साक्ष्य अधिनियम है वो आ जाएगा, और आप शायद आखिरी बैच होंगे जो अभी पुराना वाला एविडेंस एक्ट पढ़ करके जा रहे हैं। सवालों की बात कर ले तो सबसे पहला जो सवाल आपके लिए जरूरी है, एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, एविडेंस के प्रकार कौन से हैं, जिसमें आपको ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के विषय में पढ़ना होता है। और वहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो जो इसमें लिखा हुआ है, एक रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी की, साक्ष्यों की, तथ्यों की सुसंगतता का मतलब क्या होता है, ग्राह्यता का मतलब क्या होता है, कब कहा जाएगा कि कोई फैक्ट रेलिवेंट है और कब कहा जाएगा कि कोई फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, कब आप रेलिवेंट होने पर ही एडमिट होगा वो, और कब कब कौन से ऐसे केस है जहाँ पर रेलिवेंट ना होने के बाद भी वो उसकी एडमिसिबिलिटी हो जाती है। वहीं पर आप सेक्शन 6 जब पढ़ते हैं, वो दूसरा सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे कि जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, भले वो रेलिवेंट इरेलीवेंट है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, अगर वो फॉर्म कर रहे हैं किसी एक ट्रांजैक्शन के अलग अलग पार्ट, वेरियस पार्ट्स, तो वो आपके लिए कैसे रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो आपके लिए जरूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। तीसरी चीज वहीं से कॉन्स्पिरेसी भी आपके लिए जरूरी है कि कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर धारा 10 में जो कॉन्स्पिरेसी का जो षड्यंत्र का मामला है उसमें क्या 5 लोग मिलकर के अगर कोई काम कर रहे हैं, 5 लोगों के द्वारा 120B आप पढ़ करके वहाँ से आए होंगे IPC में पिछले सेमेस्टर में, तो अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा काम किया जा रहा है तो क्या किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध अगर साक्ष्य उपस्थित है या 2 व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य उपस्थित है, तो क्या वो माना जाएगा कि सामूहिक साक्ष्य है। इस प्रकार का सवाल मैं बता रहा हूँ, इससे इतर भी सवाल आ सकता है, लेकिन आपको सेक्शन 10 जो है वो कायदे से पढ़ करके जाना है। एडमिशन कन्फेशन दोनों, एडमिशन कन्फेशन को मैं कहूँगा एक बार तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़िए। एडमिशन का मतलब क्या होता है, फैक्ट को एडमिट किया जाना, अपने आप से एडमिट करना एडमिशन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे और आपने हाँ बोला है एडमिट करने में, और कन्फेशन आप खुद से करते हैं, और एडमिट करने का मतलब यह है कि सामने वाला पूछ रहा है तब आप उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। तो एडमिशन का मतलब क्या है, कन्फेशन का मतलब क्या है, कायदे से पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है, कन्फेशन अगर किसी ट्रैफिक पुलिस के सामने दिया गया है, अगर कन्फेशन किसी दरोगा के सामने दिया गया है, अगर कन्फेशन किसी IO के सामने दिया गया, किसी चौकीदार के सामने दिया गया है, तो कौन सा कन्फेशन रेलिवेंट है। आपके बिहाफ पर कोई कन्फेशन दे सकता है क्या, आपके बिहाफ पे कोई एडमिशन कर सकता है क्या, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आप कन्फेशन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले की मौजूदगी रही है,
भले आपको जानकारी नहीं है, लेकिन उस प्रीमाइस के विदिन हो सकता है वो बैठा हो, शादी वर्दी में बैठा हो, या हो सकता है वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या कन्फेशन रेलिवेंट होगा, क्या कन्फेशन इन द आइज ऑफ लॉ रेलिवेंट होगा, उसकी रेलिवेंसी रहेगी, ग्राह्यता होगी या नहीं, सुसंगतता होगी या नहीं, इस प्रकार के सवाल थोड़े बहुत चीज़ों को जोड़ करके पूछे जाते रहे। तो रेलिवेंसी कन्फेशन में और एडमिशन में कायदे से अंतर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद धारा 32 की अगर बात करें, जो लोग साक्ष्य देने नहीं आ सकते हैं वहाँ पर, तो धारा 32 में आपके लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो डाइंग डिक्लेरेशन का है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? मृत्यु पूर्व जो आपका एक कथन है वो किस प्रकार से साक्ष्य के रूप में उसकी वैल्यू है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति मरते हुए कोई इशारा कर रहा है, कुछ नाम बता रहा है, कोई लकीर खींच रहा है, कुछ मार्क्स बना रहा है, कहीं पर दाएं बाएं दिखा रहा है, या कुछ वो लिख करके जा रहा है, लिख के छोड़ के जा रहा है, सुसाइड नोट जो है, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन है? अगर सुसाइड नोट में ये चीज़ लिखी गई कि फलाने की वजह से हम ये अपनी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन की जो रेलिवेंसी है वो कितनी होती है? और वहाँ पर जब डाइंग डिक्लेरेशन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको अब्दुल्ला का केस है और जो भी सारे रेलिवेंट केस लॉज हैं उसको कायदे से पढ़ने हैं। और मैं अभी तक जो चीज़ कहने में भूल रहा था, आप जब भी ये सब पढ़ रहे हो तो वहाँ पर इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िए। इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल कई बार बनते हैं। रजिस्ट्री को लेकर के जैसे मैंने बात करी, तो कई बार एक बड़ी घटना, एक आतंकवादी घटना का या किसी प्रकार की एक्टिविटी का एक इलस्ट्रेशन दिया गया कि फला जगह पर तैयारी की, फला जगह से हथियार मिले, फला जगह से एंट्री हुई, फला जगह पर विस्फोट हुआ, या फला जगह पर उसने अपना जो एनकाउंटर किया। तो वो सारी चीज़ें जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है वो कैसे सुसंगत होंगी या नहीं होंगी। तो वैसे इलस्ट्रेशन बेस्ड भी सवाल आते रहे, तो इलस्ट्रेशन को कायदे से पढ़ करके जाइएगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन आपके लिए ज़रूरी यहाँ पर है। उसके बाद जो कैरेक्टर एविडेंस है, कैरेक्टर एविडेंस आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि कैरेक्टर एविडेंस आप दे सकते हैं या नहीं। पहली चीज़ तो ये है, सिविल मसलों में दे सकते हैं या नहीं, क्रिमिनल मसलों में दे सकते हैं या नहीं, किस मसले में आप इनिशिएट करके किसी का कैरेक्टर एविडेंस दे सकते हैं कि ये बैड कैरेक्टर का है या गुड कैरेक्टर का है, किस मामले में आप केवल और केवल रिप्लाई में कैरेक्टर एविडेंस दे सकते हैं। तो कैरेक्टर एविडेंस को कायदे से पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि सिविल में, क्रिमिनल में किस प्रकार से कैरेक्टर एविडेंस को लेकर के भेद रखा गया है, अंतर किया गया है। उसके बाद तीसरी यूनिट हम जब बढ़ते हैं तो तीसरी यूनिट में आज आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके लिए बहुत जरूरी है। ओनस कैसे शिफ्ट होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्टिंग नेचर का होता है। कुछ मसलों में प्रोसिक्यूशन साइड को के ऊपर बर्डन होता है प्रूव करने का। अच्छा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि सिविल मसलों में वो चीज़ जो है वो, सिविल मसलों में आपको देखना है कि सिविल मसलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, क्रिमिनल मसलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, और ये शिफ्टिंग नेचर का कैसे है। कब ये कहा जाएगा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया, ओनस जो है शिफ्ट होकर के अब अगले के ऊपर चला गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर जैसे जो दहेज मृत्यु है वो आपके लिए जरूरी है, या महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो आपके लिए जरूरी है, वहां से उस चीज को जोड़ करके पढ़िए। जैसे लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर अगर अप्राकृतिक तरीके से किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु हुई और उससे कभी डाउरी की डिमांड हुई थी, तो एक वहां पर एक प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये है कि हो सकता है कि ये दहेज के लिए ही मृत्यु कारित की गई हो। तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा कि वो साबित करे कि ये दहेज का कोई मामला नहीं था, ये जो उसकी मृत्यु अप्राकृतिक हुई है ये किसी अन्य कारण से हुई है, दहेज के लेन देन से या दहेज की मांग को लेकर के नहीं हुई है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को कायदे से आप देखिएगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ में सेक्शन 101 से 114A तक आपके सिलेबस में प्रयास करिएगा कि उसमें से कम 5-7 धाराओं को देख के जाइएगा जो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ के लिखने में काम आएगा। और अगर आपसे सीधा सीधा किसी बर्डन ऑफ प्रूफ को किसी चीज़ से जोड़ करके पूछा जा रहा है तो प्रयास कीजिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ के विषय में लिख के सीधे आप उस बिंदु पर आ जाइए। आप 105 से लेकर के 114 तक उसका व्याख्यान मत करिए। बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद स्टॉपल। अच्छा, स्टॉपल जो है, स्टॉपल रूल ऑफ एविडेंस है, विबंधन है। स्टॉपल का मतलब है कि आप कोई बात आप कह रहे हैं तो एक तरीके से आप बंध जा रहे हैं। अगर आपने कोई बात कही है, अगर आपने कोई एविडेंस दिया, अगर मान लीजिए आपने कुछ न्यायालय में ओथ लेकर के कोई बात कही है, तो वो अब एक तरीके से आपके ऊपर स्टॉपल का काम करता है कि अब आप उससे पलटिए ना। पलटने का तो खैर वो अलग बात है कि पलट रहे हैं कि नहीं पलट रहे हैं, लेकिन आप एक तरीके से देखा जाए तो जो एथिक्स है, एथिकल बात अगर है तो ये है कि आप उससे बंध चुके हैं, आप प्रतिबंधित हो चुके हैं, आपके ऊपर स्टॉपल लग चुका है। तो स्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉपल में थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रोमिसरी स्टॉपल का मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रोमिसरी स्टॉपल का जो मामला है वो आएगा। राम जवाया कपूर का केस भी आता है। स्टॉपल के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो सह अपराधी के द्वारा दिया गया साक्ष्य, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या रेलिवेंसी है, उसकी क्या एडमिसिबिलिटी है, और अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है। 133 के साथ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, बिल्कुल लिखा हुआ है साफ कि 114B के साथ पढ़ना है।
तो 133 को 114B के साथ पढ़ करके अकम्प्लिस का मतलब और अकम्प्लिस के द्वारा दिए गए एविडेंस की वैल्यू को भी कायदे से देख के तब जाइएगा। एग्जामिनेशंस के बारे में जो सवाल आता रहा है या अगर आने की उम्मीद है तो वो इसी प्रकार से है कि एग्जामिनेशन के बारे में साफ साफ आपसे पूछा जाता है कि मुख्य परीक्षण किसे कहते हैं या परीक्षण का जो क्रम है वो क्या होगा। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद अगर कुछ बचा खुचा रह गया है तो एग्जामिनेशन की परमिशन के साथ एग्जामिनेशन लेते हैं, करते हैं। तो वो आपके लिए बहुत टिपिकल तो नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा सवाल वो पढ़िए जहाँ से इलस्ट्रेशंस आपको मिल सके, जहाँ से केस लॉज मिल सके। यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ जरूरी है कि कैसे किसी विटनेस की जो क्रेडिट है उसको इम्पीच कैसे करते हैं। किसी विटनेस की जो क्रेडिट है, जो उसकी जो बोले तो उसकी जो मान्यता है, उसकी जो वैल्यू है उसकी बात की, उसको कैसे आप इम्पीच करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसको विटनेस को तोड़ेंगे। हॉस्टाइल नहीं करना है, आप जो उसकी उसने बात कही है उसको कैसे कहेंगे कि आपने कल तो ये कहा था, आज तो आपने ये कह दिया। तो 2-3 सवाल ऊपर से आप देख लीजिए। पहले तो एविडेंस का मतलब क्या है, एविडेंस का जो रिलेशनशिप है, और एविडेंस के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं तो एविडेंस की रेलिवेंसी, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को कायदे से देख लीजिएगा। उसके बाद जिस समय आप ये पढ़ रहे हैं उस समय फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, प्रूफ डिसअप्रूव, बिल्कुल छोटी छोटी सामान्य सी वो है परिभाषाएं, उसको देख लीजिए जाइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस सेक्शन 6, 7, 8, 9 आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्पिरेसी आपके लिए बहुत जरूरी है। एडमिशन कन्फेशन का अंतर कायदे से पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। डायरेक्ट डिक्लेरेशन का मतलब देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। कैरेक्टर एविडेंस भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये कभी कभी आपसे पूछा गया कि क्या सांप के जहर के मामले में, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन आप पढ़ रहे हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्सपर्ट का मतलब बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, हाईली क्वालिफाइड आपकी तरह। तो अब सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि क्या एक सांप के जहर के मामले में, सांप के जहर के विषय में जानकारी करने के लिए क्या एक लोकल जो सपेरा है उसको एक्सपर्ट माना जा सकता है? क्या उससे एक्सपर्ट, उसका वो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है कि भैया तुम बताओ कि इस मामले में ये जो सांप के जहर वाली बात है इसमें कैसे क्या होगा? तो वहाँ पर वो देखना है आपको कि एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपर्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है कि उसको डॉक्टरेट होना चाहिए, उसको BA-LLB होना चाहिए, BBL-LLB होना चाहिए, MBBS होना चाहिए, या एक्सपर्ट का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी विधा का पारंगत हो, उसके पास अनुभव हो, तुम देख लीजिएगा उसको। कभी कभी निम्न में दो पर टिप्पणी कीजिए तो उसमें सवाल पूछा जाता है, उसमें एक ए लिख में पूछ लिया जाएगा कि एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टॉपल दोनों कायदे से पढ़ना है, बर्डन ऑफ प्रूफ और एस्टॉपल को। अच्छा, जब आप शुरुआत में एविडेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एविडेंस के प्रकार भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का अंतर देख लीजिएगा। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आरुषि तलवार केस को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद आपका जो अकम्प्लिस वाला, अकम्प्लिस के द्वारा दिया गया एविडेंस है वो देख लीजिएगा। और कैसे विटनेस की जो क्रेडिट है उसको इम्पीच कैसे किया जाएगा उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा, शानदार होगा, इसकी उम्मीद मुझे पूरी है। और जो आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम सारे लिंक हैं, वहाँ से आकर के हमारे साथ आप जुड़ करके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं और हमको सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि मैं क्या करूँ। एक सलाह आपकी हमेशा आती रहती है कि वीडियो थोड़ा जल्दी आए, वीडियो थोड़ा जल्दी आए। उस सलाह पर मैं अमल कई बार नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्रार्थी हूँ, और प्रयास करूंगा कि जल्दी वो सारे वीडियोज आपके समक्ष उपस्थित हो जाएं जो आपको लाभ दे सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस वादे के साथ कि जो आपका अगला वीडियो होगा वो समय से आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।